सरगुजा की अगर राकेश विकास भैया, की सभी बात भैया, हो आलोक भैया। और अमरजीत भगत जी से चर्चा ना हो तो थोड़ी सी बेईमानी सी लगेगी। समय आपने निकाला कुर्सी- और आप आए, इसके लिए कुर्सी बहुत बहुत लगाएंगे। धन्यवाद। जी जी, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ले। तो शुरुआत करते हैं। जी तो मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से ही शुरुआत कर लीजिए। जी जी, जरूर जरूर। और मुझे लगता है कि अमरजीत भगत ने जो अपने सरकार के कार्यकाल में जो काम किया वो भी एक मील का पत्थर ही साबित हुआ। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए। और जैसा भी बात हुई थी कि एक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी रहे, काम जो करेगा वही जनता के आंखों पर सिरोद्धार होगा, जनता उन्हीं को चुनेगी। लेकिन होता है कि चलिए, चुनाव में ऐसी क्या स्थिति बनी, क्या क्या हुआ जिसकी वजह से जनता नहीं चुनी, लेकिन अभी भी फाइट में है और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो अमरजीत भगत से सरगुजा के मौजूदा मजमून को समझना चाहूंगा कि क्या लगता है कि अभी क्या कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले साधना न्यूज की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। साथ में हमारे साथी आलोक दुबे जी, आदरणीय सफी भाई, राकेश गुप्ता जी और पूरे यहाँ उपस्थित हमारे साथीगण, सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की भी और इस कार्यक्रम की भी सबको बहुत बधाई। जब मैं आपके पास गया था मंत्री जी ने इनविटेशन देने, मैं ये सोच रहा था मंत्री जी समय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, लेकिन इतना भरोसा था जब आप मंत्री थे तो भी आप समय निकाल के मेरे कार्यक्रम में आए थे। देख, वो भरोसा अभी भी कायम है मेरे को आपके ऊपर। देखिए, प्रेस से मेरा बहुत अच्छा संबंध और वास्तव में एक जो सशक्त माध्यम है, हम लोग अपनी बात को लोगों तक जो पहुंचाते हैं उसमें सबसे सशक्त माध्यम है तो आप लोग हैं। और आप लोग बुलाएं और हम लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप जो बोल रहे थे सरगुजा के बारे में, तो सरगुजा एक विजन है और उसके लिए सभी लोग लगे हैं, पक्ष विपक्ष। कभी हम किए, आज बीजेपी वालों का मौका है। लेकिन जिस प्रकार से ये 1.5-2 साल में वर्तमान सरकार ने निराश किया है लोगों को, जिधर से निकलो उधर गड्ढा है, जिधर निकलो उधर पानी। आप चाहे अंबिकापुर से उत्तर की ओर चले जाओ बलरामपुर के लिए तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको पूरब तरफ निकलोगे तो अंबिकापुर का जो जुड़ती हुई सड़क है उसकी अच्छी स्थिति नहीं है। तो बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं किए, तो निराशा तो है। अभी माननीय मंत्री जी भी आए थे। किसान लोग बहुत परेशान हैं। सरगुजा कहने से किसानी का क्षेत्र है, यहाँ सब लोगों का जीवन किसान, खेती किसानी से जुड़ा है। खाद के लिए परेशान है लोग। आज मैनपाट से फोन आया था, बोल रहे थे कि भैया जो यूरिया 260 रुपए मिलता था 700 में बिक रहा है। एक तरह से किसानों के लिए बहुत बड़ा एक समस्या आ गया है और सरकार इसको लोगों को जो समस्या है उसको सुलझाने में असफल रही है। चलिए, किसानों का मुद्दा तो निश्चित तौर पर आपका कहना है, वो तो मुद्दा खाद को लेकर उठा भी था सदन के अंदर, उस पर बातचीत भी हुई थी। लेकिन इन दिनों प्रदेश में और देश में धर्मांतरण का मुद्दा काफी जोर से उठा। आप देखिए कि नन की गिरफ्तारी हुई दुर्ग में, एक डेलीगेशन INDI गठबंधन का यहां पे पहुंचा। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार आपकी सरकार के समय भी रहा, नारायणपुर में भी किस तरह से तनाव की स्थिति रही, अभी रायपुर, बिलासपुर। ये धर्मांतरण का मुद्दा क्या लगता है? देखिए, इस देश में आजादी के बाद सभी को ये संवैधानिक अधिकार है कि अपने इच्छा से, अपने मर्जी से
अपने इष्ट देव का पूजा पाठ करें। अगर कोई दबावपूर्ण या गलत ढंग से कोई अगर इसमें काम करता है तो उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, और कहीं पर अगर उस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि धर्मांतरण रोकने के नाम पर जिस प्रकार से कुछ उन्मादी तत्व दहशतगर्दी मचाते हैं, ये उचित नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपसी भाईचारा, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान, ये हमेशा बना रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये जो बीच में अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और लगते हैं कांग्रेस को गाली देने, तो लोगों का तो एक फितरत सा बन गया है कि अपना नेतागिरी चमकाना है तो कांग्रेस को गाली दो, तो उसको बदला नहीं जा सकता। जिसका भी राजनीति अगर डेप्थ में जा रहा है, उसका ग्राफ गिर रहा है, तो अचानक कांग्रेस को गाली देना शुरू कर दें तो फिर लाइट में आ जाता है। तो एक लोगों के आदत में आ गया है, इस पे रोक लगना चाहिए। चलिए, तो मतलब धर्मांतरण इससे रिलेटेड है कि धर्मांतरण एक मुद्दा ऐसा है कि इस पे कांग्रेस को कोसों जी भर के और हाईलाइट हो जाओ। जिन लोग भी बोल रहे हैं ना धर्मांतरण में, धर्मांतरण रोकने का काम कम है, अपना नेतागिरी चमकाना, अपना जो छवि है उसको उभारना और अचानक प्रेस के माध्यम से लाइट में आना, ये उनका गुप्त एजेंडा रहता है। जिनका भी नाम आप बोलेंगे तो आप अगर उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिस तरह से दो समुदायों के बीच में जो द्वंद्व की स्थिति है। मैं बोल रहा हूं कि आप हम सभी लोग जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। हम लोग अगर एक दूसरे को अलग करके हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में आकलन भी नहीं कर सकते, और किसी को हिंदुस्तान से बाहर भी नहीं किया जा सकता। तो ये केवल राजनीतिक प्रपंच है, उसका स्टंटबाजी है लाइट में आने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। त्योहार में एक दूसरे को, चाहे वो ईद हो चाहे वो दिवाली हो, एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाई खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। मैं तो मिसाल देता हूं भाई शफी अहमद जी को, यहाँ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, अभी भी है, और श्रम कल्याण मंदिर में चेयरमैन भी रहे, अध्यक्ष रहे। जिस प्रकार से ये शहर में आयोजन कराते हैं ईद में, मैं देखता हूं कि सभी समुदाय, सभी जाति धर्म के लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। तो एक मिसाल है। किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बाद फैक्शन पैदा करना, ये तो सहज काम है। इस देश की आजादी के लिए जो गांधी जी ने किया, जिस जमाने में जब अंग्रेजों का राज था, वहां आजादी के बारे में सोचना भी एक सपने जैसा था, और उस सपना को साकार करने के लिए सभी को एकजुट किया। मुझे याद है कि जब गांधी जी अंग्रेजों के बारे में सोचते थे कि बहुत न्यायप्रिय हैं, और विदेश में जब उनको डब्बा से बाहर कर दिया गया था रिजर्वेशन होने के बावजूद, तो उस दिन उन्होंने ठाना था कि मैं इनको हिंदुस्तान से बाहर करूंगा। और आए हिंदुस्तान वापस। हिंदुस्तान में आने के बाद सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी से मिलने गए और कहा कि मुझे स्वतंत्रता आंदोलन चलाना है, देश को आजाद कराना है। उस दिन गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले आप जाइए और भारत दर्शन करके आइए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके बाद बात करेंगे। जब गांधी जी भारत दर्शन के लिए निकले, उन्होंने देखा कि ऊंच नीच, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम, बड़े जाति छोटे जाति, इतने डिफरेंसेस थे। और जब आकर के गोखले जी से मिले और पूरा भारत दर्शन के बारे में उन्होंने वृत्तांत सुनाया, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन इसको समाप्त कर दोगे उस दिन भारत आजाद हो जाएगा। तो आजादी के लिए जो काम गांधी जी ने किया और उसमें खलल डालने का जो काम करते हैं, जो जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं था, दोनों में बेसिक अंतर है। चलिए, शफी साहब का जिक्र हुआ, मुझे लगता है कि गांधी जी के जो जिस मजमून पे पूर्व मंत्री जी ने चर्चा किया, सौहार्द बने रहना चाहिए। उन्होंने यात्रा करके समझा देश को आजादी मिल गई, लेकिन आज भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजों में उलझे हुए हैं। शफी साहब।
इस सबसे पहले तो साधना न्यूज चैनल के सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि अंबिकापुर शहर में एक अच्छा आयोजन आप लोगों के माध्यम से हुआ है। साथ ही जिस सब्जेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि एक सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए, तो वास्तव में मेरा ये मानना भी है, इस पे विश्वास भी है कि एक ही ताकत है जो पूरे सृष्टि को चला रहा है और उसी के भेजे हुए सारे इंसान हैं। तो मतभेद कैसा, इंसान इंसान में किस बात की दूरी, तो अपन दूरी भी नहीं मानते और सच्चाई यही है। जैसा कि माननीय भगत जी अभी बता रहे थे कि गांधी जी ऐसा, गोखले जी ने उनको ये कहा कि ये जो अंतर है ये समाप्त हो जाएगा, उस दिन ऐसा लगेगा कि देश आजाद हो गई। और आज भी मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में गांधी जी के विचारों का अनुसरण मजबूती से, दिखावा ना होकर मजबूती से करने की आवश्यकता है कि जो भेदभाव की बात पूरे देश में आज भी ना हो, बल्कि हिंदुस्तानी हैं, सारे एक हैं, इस सब्जेक्ट पे बात हो, इस लाइन पे काम हो, तो हमारा देश वास्तव में विश्वगुरु बन सकता है। और राजनीति में यात्रा का विशेष महत्व भी रहा है। राहुल गांधी जी ने भी यात्रा की, सरगुजा से भी वो भी निकले, और जिस तरह से उनकी 2 यात्राएं अलग अलग समय पर चली, वो भी काफी मायने रखी। हाँ, काफी मजबूती, देश को भी एक मजबूती मिली है कि एक मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद जो राहुल जी ने किया पूरे देश भर में घूम घूम के, तो कुछ असर देखने को मिलता है पूरे देश में। कहीं कहीं दुकान भी खुले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सरगुजा से जब उनकी यात्रा जा रही थी, उस यात्रा में आप भी थे जी, तो क्या वो उस समय सीन था? एक तो मैं देखा कि आकर्षण जो गांधी परिवार के लिए पूरे देश में, जो उनके परिवार के लिए जो आकर्षण है, वो आकर्षण किसी और के लिए मैं नहीं देख पाया आज तक पूरे देश में। उसी तरीके से अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा जिले संभाग में वो आकर्षण देखने को मिला। जी, चलिए आलोक जी, चूंकि समृद्ध सरगुजा समृद्ध छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, समृद्धता को लेकर आप क्या मानते हैं? आजादी के हम 79th इंडिपेंडेंस डे पे हैं, आजादी के इतने सालों में सरगुजा में क्या आपने आमूलचूल परिवर्तन देखा है? सबसे पहले आपके साधना न्यूज चैनल, इसके सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। आपने प्रश्न किया कि आजादी के बाद सरगुजा की समृद्धि की बात, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, जब आजाद हुआ देश, सरगुजा जिला बना, 24 विकासखंड का ये जिला था। 24। यहां के अधिकारी पूरे अपने कार्यकाल में पूरे विकासखंड का दौरा नहीं कर पाते थे, और कई ऐसे गांव थे रिमोट एरिया में, पहुंचविहीन क्षेत्रों में, जहां न सड़क की व्यवस्था थी, न अनाज पहुंचता था, न विकास की किरण पहुंचती थी। अब मैं सरकारों की बात नहीं करता, वो चाहे कांग्रेस के लोग सरकार में हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में हो। मध्य प्रदेश के समय कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र था, मगर जो भी मुख्यमंत्री कांग्रेस से हुए, यहां से जितनी भी रेवेन्यू गई, उस औसत में यहां विकास के लिए राशि नहीं दी गई। और मैं तो अपनी सरकार की तारीफ करूंगा। जब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी 2003 में मुख्यमंत्री बने, और 3 कार्यकाल उनका जो था, इस 3 कार्यकाल के 15 साल के शासनकाल में उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ सहित सरगुजा की बात करूंगा, जहां विकास की गंगा नहीं बही। अभी मेरे पार्टी के मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी ने, हमारे अध्यक्ष ने भी बहुत सी उपलब्धियां बताई। कांग्रेस अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शासनकाल में वैसा कुछ नहीं दे पाई सरगुजा को, जिसके उपलब्धि के रूप में उसकी गिनती की जाए। तो ये मैं विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत ही अव्वल मानता हूं। चलिए राकेश जी, पहले भी जिला पंचायत में काम, दूर दराज के क्षेत्रों के काम को लेकर पहले भी मंच पे चर्चा होती रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब रामविचार नेताम जी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये दावा भी किया और भरोसा भी दिलाया है कि इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, खासकर सड़कों के मामले में। पिछले दिनों तो नितिन गडकरी ने भी गढ़वा में घोषणा की कि अंबिकापुर गढ़वा रोड 4 लेन किया जाएगा, क्योंकि सड़क के मार्ग की चिंता अक्सर रही है। जी, सबसे पहले तो साधना न्यूज के सभी सदस्यों को और दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बधाई, शुभकामनाएं। जहां तक ग्रामीण विकास की बात है,
तो जब से बीजेपी की सरकार अभी आई है और जो कांग्रेस की सरकार थी, तो एक बेसिक अंतर बहुत दिखने को मिलता है कि अभी ग्रामीण बजट में ऐसा कोई कार्य नहीं दिख पा रहा है जिस काम को देखने से कहें कि सड़कों की बात करेंगे तो ये बता पाएंगे कि गौरव पथ कितने स्वीकृत हुए पिछले 1.5 साल में, बता पाएंगे मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत हुई। और अंबिकापुर में 5 ऐसे प्रमुख रास्ते हैं जिससे हम लोग अंबिकापुर शहर की ओर घुसते हैं, और आज 1.25 साल की गवर्नमेंट हो गई है, तो इनको पहले प्लीज मरम्मत कर दें। अभी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आधा घंटा पहले निकलना पड़ रहा है। हम लोग करजी गांव में रहते हैं, तो यहां से दरिमा मोड़ तक पहुंचने में 15 मिनट लगता है और वहां से 10 मिनट करजी पहुंचने में लगता है। तो बहुत अच्छा मौका इनको मिला है, अच्छा से काम करके दें कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बल्कि एक और चीज दिख रही है। स्कूल बंद हो जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के। हमें दिख रहा है कि आज हमारे जहां पर जाए तो बिजली जो नई मीटर लग रही है, उस स्मार्ट मीटर को लेकर लोग चिंतित हो जा रहे हैं। हमें यह दिख रहा है कि लोगों को अब बिजली बिल, सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में बिजली तो कम से कम महंगी हो ही गई है। तो इन सब चीजों को देखते लग रहा है। और चूंकि अभी आदरणीय मंत्री जी गए हैं, कृषि मंत्री जी, तो वो बात अभी नहीं आई, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये खाद के बाद एक नई बात सामने आने वाली है। 16 तारीख से बिना जानकारी के किसानों का फिर से फसल बीमा कर दिया गया, जो कि फसल बीमा नेशनल जो प्लानिंग है उसमें ऐच्छिक है। लेकिन ये 16 अगस्त के बाद दिखेंगी कि किसानों का फसल बीमा सीधे कर दिया गया। किसान उसकी भी खबरें आएंगी मीडिया में निश्चित तौर से। अभी तो पैसा भी मिला है फसल बीमा को लेकर हाल ही में। फसल बीमा ऐच्छिक थी, मैं वो कह रहा हूं योजना को लेकर। तो अभी बहुत मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो बात आपने कही, तो वैसा हम लोगों को इंतजार है, ये सरकार करे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जो काम करेगा वही जनता की आंखों पर सिरोधार होगा। आप भी जानते हैं काम की आजकल पूजा होती है, लोग भी अवेयर हो गए, वोटर भी अवेयर है कि उनका काम हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से मैं शुभकामना संदेश लेना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, आखिरी में चलते चलते। साधना न्यूज की पूरी टीम को, पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि देश में तिरंगा लहराते रहे और हमारी देश की शान हर जगह बढ़ते रहे। सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू। और स्मृति चिन्ह क्योंकि आप प्रभारी थे, आप राजनांदगांव के, लेकिन राजनांदगांव में सीट से ज्यादा भी लेते चलिए, मैं बहुत ही सत्सम्मान